राष्ट्रपति ट्रंप को मेरे शानदार स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। We missed you. We missed you a lot. हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। इसलिए मैंने कहा व्यापार हो, व्यापार मजबूत हो, लेकिन भारत सरकार अपना बाजार उनके हवाले न कर दे। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े हमारा सुनने वाला है, वो डोनाल्ड है। आज सुबह जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे, उस समय कुछ कीवर्ड्स इंटरनेट पर बन रहे थे। मागा, मीगा, रेसिप्रोकल टैक्स और नेगोशिएटर। लेकिन इन तमाम कीवर्ड्स के पीछे बहुत सारे समझौते भी चहलकदमी कर रहे थे, जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के भारत आने का रास्ता खुलना और उसके बदले भारत को ढेर सारा कच्चा तेल खरीदना। बात हो रही थी उद्योगपति गौतम अडानी की भी, बात हो रही थी बांग्लादेश की और मुंबई हमले में शामिल खूंखार आतंकियों की भी। लेकिन जब ये सब हो रहा था तो मणिपुर को लेकर एक बार फिर अनिश्चितता की स्थिति थी। राष्ट्रपति शासन तो लग गया, अब आगे क्या होगा जैसे सवाल तैर रहे थे और तैर रही थी चिंताएं उन लोगों की पेशानी पर जो महाराष्ट्र के एक बैंक के बाहर उदास खड़े थे। उनके पैसे बैंक में बंद हो गए थे भारतीय रिजर्व बैंक के एक आदेश के बाद। तो आज के शो में हम बात करेंगे इन तमाम विषयों पर। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। Brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान क्या हुआ, ये जानने के पहले हम अन्य गतिविधियों की चर्चा एक बार कर लेते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से मुलाकात के पहले प्रधानमंत्री मोदी 3 महत्वपूर्ण लोगों से अमेरिका में मिले। एक, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी संभालने वाले एलॉन मस्क, दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज, तीसरे नेता और बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी। इसके बाद टीवी चैनलों पर प्रेसिडेंट ट्रंप की तस्वीर थी, वो पत्रकारों से बात कर रहे थे। पूछा गया कि वो प्रधानमंत्री मोदी और मस्क के बीच हुई मीटिंग के बारे में क्या सोचते हैं। They met and I assume he wants to do business in India, but India is a very hard place to do business in because of the tariffs. They have the highest tariffs just about in the world and it's a hard place to do business. No, I would imagine he met possibly because he's running a company. He's doing this as something that he's felt strongly about for a long time. इसी बातचीत में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया, कहा कि वो भारत समेत तमाम देशों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाने वाले हैं। यानी अगर कोई देश अमेरिका के बेचे सामान पर X% टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उस देश के भेजे सामान पर X% टैक्स ही लगाएगा, न ज्यादा न कम। ऐसा करने से वो देश अमेरिका के भेजे सामान पर टैक्स कम करने को बाध्य होंगे, अन्यथा उनके देश के सामानों की भी अमेरिका में टैक्स की वजह से खपत कम हो जाएगी। इन ऐलानों के दरमियान अब मीटिंग की बारी थी। भारतीय समयानुसार 13 और 14 फरवरी की दरमियानी रात करीब 2:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचे। व्हाइट हाउस यानी अमेरिका के राष्ट्रपति का दफ्तर और घर। उनके साथ थे भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, NSA अजीत डोभाल और अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा। यहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके कुछ चुनिंदा कैबिनेट सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और ये दृश्य सामने आए। We missed you. We missed you a lot. इसके बाद व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में दोनों राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। सामने मौजूद रहे पत्रकार। इसके बाद दोनों नेताओं ने एक साझा बयान जारी किया। अब इन तमाम मौकों पर नेताओं ने कुछ जरूरी मुद्दों पर टिप्पणियां की। हम पॉइंट दर पॉइंट उनका जिक्र करते हैं। व्यापार।
भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा करके 500 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में स्मॉल मॉड्यूल के लिए सहयोग को लेकर के सहमति बनी है। दूसरा, भारत और अमेरिका AI सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम एनर्जी के फील्ड में मिलकर के काम करेंगे। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट यानी कि ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप यूटिलाइजिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पर सहमति बनी है। यूएस प्रेसिडेंट ने घोषणा की है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड का घाटा कम हो, इसके लिए भारत अमेरिका से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल और गैस मंगवाने पर राजी हो गया है। अमेरिका ने फिर से इस बात की घोषणा की कि वो भारत से खरीदे जाने वाले सामानों पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएगा। आज हमने द्विपक्षीय व्यापार को 2030 तक 2 गुना से भी अधिक बढ़ाकर $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारी टीमें एक पारस्परिक लाभकारी ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र संपन्न करने पर काम करेगी। India's been to us just about the highest tariffed nation anywhere in the world. They've been very strong on tariffs, and I don't blame them necessarily, but it's a different way of doing business. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. We are right now a reciprocal nation. We are going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. Whatever another country charges, we're charging them. So it's called reciprocal. व्यापार के मोर्चे पर हुए समझौते और घोषणाओं को और विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो हमारा जो आर्थिक मामलों का रोजाना का बुलेटिन है खर्चा पानी, उसको देख सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच जिस बिंदु पर चर्चा हुई वो था आतंकवादी तहव्वुर राणा का एक्स्ट्रेडिशन यानी प्रत्यर्पण। इस पर दोनों देशों के बीच क्या बात हुई ये जानने के पहले ब्रीफली जान लेते हैं कि तहव्वुर राणा कौन है। तहव्वुर राणा 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए आतंकी हमले का साजिश करता है। तहव्वुर हुसैन राणा का जन्म पाकिस्तान में हुआ और वहीं उसकी परवरिश हुई। मेडिकल डिग्री हासिल करने के बाद वो पाकिस्तानी सेना के मेडिकल कोर में शामिल हो गया। 1997 में वो कनाडा चला गया और 2001 में उसे कनाडा की नागरिकता मिल गई। राणा ने अमेरिका के शिकागो में एक इमिग्रेशन और ट्रैवल एजेंसी खोली। जब पाकिस्तानी अमेरिकी मूल के नागरिक डेविड हेडली ने मुंबई हमलों की तैयारी शुरू की तो उसने राणा की हेल्प ली। हमलों में शामिल संगठन लश्कर तैयबा के निर्देश पर राणा ये करने को रेडी भी हो गया। लश्कर के निर्देश पर हेडली ने राणा की ट्रैवल एजेंसी का एक ऑफिस मुंबई में खोला और 5 साल के बिजनेस वीजा पर मुंबई आ गया। अटैक की प्लानिंग शुरू हो गई थी। साल 2008 में मुंबई में हमला हुआ। भारतीय एजेंसियों को बार-बार जांच में राणा का नाम मिल रहा था। साल 2009 में हेडली और राणा दोनों को शिकागो में अरेस्ट कर लिया गया। साल 2013 में राणा और हेडली को दोषी पाया गया और 14 साल की सजा उनको सुनाई गई। इसके पहले भी भारत ने राणा के प्रत्यर्पण की डिमांड अमेरिकी सरकार के सामने रखी थी। अमेरिकी सरकार रेडी भी हो गई थी, लेकिन इसके खिलाफ राणा ने वहां के सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी। इस याचिका को 25 जनवरी 2025 को खारिज कर दिया गया और अब आई है प्रेसिडेंट ट्रंप की प्रत्यर्पण को लेकर के सहमति। सुनिए राष्ट्राध्यक्षों को। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे हैं। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्यवाही करेंगी। Today I'm pleased to announce that my administration has approved the extradition of one of the plotters and one of the very evil people of the world, and having to do with the horrific 2008 Mumbai terrorist attack, to face justice in India. So he's going to be going back to India, face justice.
इसके अलावा रक्षा के कुछ मोर्चों पर भी व्यापार को लेकर के भारत की सहमति बनी है। अमेरिका ने अपने 5वीं जनरेशन के F-35 फाइटर जेट को भारत को देने पर सहमति जताई है। F-35 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, यानी रडार पर इस जेट का मूवमेंट पकड़ना मुश्किल होता है। दोनों देश मिलकर के भारत में अमेरिकन जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल के प्रोडक्शन प्लान पर भी काम करेंगे। इसके अलावा भारत में स्ट्राइकर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का निर्माण भी शुरू होगा। भारत अमेरिका से 6 और P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट भी खरीदेगा। डिफेंस के क्षेत्र में जो वादे हुए उन्हें आप और विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मामलों का रोजाना का बुलेटिन दुनियादारी देखिएगा। वैसे प्रेस वार्ता के समय कुछ बयान भी चर्चा में रहे, जैसे जब पत्रकारों ने प्रेसिडेंट ट्रंप से पूछा कि बांग्लादेश में तख्ता पलट में क्या अमेरिका के डीप स्टेट का हाथ है, तो उन्होंने जवाब की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दी। No role for our deep state. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. दुनिया का एक सोच रही है कि भारत न्यूट्रल है। भारत न्यूट्रल नहीं है। भारत का अपना पक्ष है और भारत का पक्ष है शांति। वहीं जब पत्रकारों ने प्रधानमंत्री मोदी से अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर के सवाल पूछा तो उन्होंने ये जवाब दिया। हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। इसके बाद वो मौका आया जो भारत में भी एक राजनीतिक विषय है, वो था उद्योगपति गौतम अडानी का केस। पत्रकारों ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या द्विपक्षीय चर्चा में गौतम अडानी के मुद्दे पर, जो उन पर घूस खिलाने की कोशिश के केस है, क्या उस पर चर्चा हुई? सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो अमेरिका में डिनर के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए वापस रवाना हो गए, लेकिन इधर भारत में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई। मिसाल के तौर पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। एक्स पर उन्होंने लिखा, क्या लिखा? देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला। अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उनके बयान के बाद और भी नेताओं की टिप्पणियां आईं। अमेरिका से व्यापार ऐसा लाएं जिससे हमारे लोगों की खुशहाली हो। हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। व्यापार आए लेकिन हम अपना बाजार अमेरिका को न दे दें। और मैंने तो लोकसभा में भी कहा था कि पिछली बार प्रधानमंत्री जी हीरा लेके गए थे, इस बार कम से कम सोने की चेन ले जाते। और भारत मजबूत हो, हम आप सब चाहते हैं हिंदुस्तान ताकतवर हो। हिंदुस्तान जब ताकतवर होगा, हमारे नागरिक अगर कानून तोड़ करके गए तो ये किसकी नाकामी है? देश के लिए प्रधानमंत्री का जो हृदय है वो धड़कता नहीं है। वो सिर्फ अपने इमेज के लिए काम करते हैं कि मैं विश्व का नेता हूं। अब डोनाल्ड ट्रंप के मिल्स कराएंगे और डोनाल्ड ट्रंप वापस हमारे यहाँ टैरिफ लगाएंगा। डोनाल्ड ट्रंप थोड़े हमारा सुनने वाला है, वो डोनाल्ड है, ट्रंप है। जब विपक्ष के हमले हुए तो जवाब में सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया भी आई। कांग्रेस पार्टी जब तक जो है वो कुनबे के कुंड और कंफ्यूजन के झुंड से बाहर नहीं निकलेगी। अब कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में कुनबे का कुंड बन गई है और कंफ्यूजन का झुंड।
और इस कन्फ्यूज़न के झुंड का नतीजा ये है कि आज एक ऐसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है कांग्रेस पार्टी, जिसका कि नॉन प्रोडक्टिव जो है वो लीडरशिप जो है वो इस तरह के बकवास बहादुरी करता हुआ दिखाई पड़ता है। उसको जो है वो देश के हित की बात, देश के प्रायोरिटी की बातें समझ में नहीं आती। उसको तो परिवार की प्रायोरिटी जिसके ज़्यादा आगे कुछ नहीं समझ में दिखाई पड़ता। और इस तरह समाप्त हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। जब वो देश आएंगे तो पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे और फिर तय होगा दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर मणिपुर से है। 21 महीने से हिंसाग्रस्त राज्य में 13 फरवरी की शाम एक बड़ी खबर आई। राष्ट्रपति के आदेश के बाद सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सुनिए इस मौके पर भाजपा सांसद और पार्टी के उत्तर पूर्व के प्रभारी संबित पात्रा को। आफ्टर द रिपोर्ट बाय द ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मणिपुर, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, has put the Assembly of Manipur, the State Assembly of Manipur, under suspended animation, meaning that the Assembly of the state can be revived on a future date as and when the President of India deems fit, depending on the circumstances in the state. As far as BJP is concerned, we are committed to the continuing efforts of peace in the state, and most importantly, to maintain the territorial integrity of Manipur. राष्ट्रपति शासन लगने के बाद मणिपुर में क्या हुआ, इसको समझने के लिए पहले जानते हैं कि अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां क्या बदलता है। राज्य में चुनी हुई सरकार की अनुपस्थिति में सरकार का कोई बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता। सब्सिडी या सरकार की अन्य कोई नीतियां नहीं बनाई जा सकेंगी। केंद्र सरकार जो नीतियां निर्धारित करेंगी उनका लाभ राज्यपाल के जरिए मिल सकेगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य के विधेयक और बजट प्रस्ताव भी देश की संसद ही पारित करती है। संसद को यह अधिकार है कि वो संबंधित राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उनकी ओर से नामित किसी अधिकारी को दे सकती है। राज्य की कानून व्यवस्था राज्यपाल के अधीन आ जाएंगी। केंद्रीय बलों से लेकर के पुलिस फोर्स तक की तैनाती मुख्यमंत्री कार्यालय के बजाय राजभवन के आदेशानुसार होगी। इसके अलावा एक और प्रावधान है कि अगले चुनाव तक राजभवन से ही सब कुछ संचालित होता है। ताजा चुनाव के लिए चुनाव आयोग को अनुशंसा कर दी जाती है। अब मणिपुर की स्थिति देखें तो राष्ट्रपति शासन घोषित होने के बाद सूबे के अलग अलग इलाकों में सुरक्षा बलों की पहले से ज्यादा मूवमेंट देखी गई। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती हो गई। लोगों को लगा कि अब राज्य में फ्रेश चुनाव होंगे और नई सरकार चुनी जाएगी। लेकिन राष्ट्रपति शासन के आदेश के साथ एक और कैविएट नथी था जिसने लोगों का ध्यान खींचा। अमूमन किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के साथ उसी समय विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, तभी तो फ्रेश चुनाव की स्थिति बनती है। नए विधायक उसके बाद ही चुने जाते हैं। विधायक दल के नेता चुने जाते हैं जो या तो मुख्यमंत्री या फिर नेता विपक्ष बनते हैं और नए सिरे से सरकार का गठन होता है। लेकिन मणिपुर के केस में राज्य की विधानसभा को भंग या डिसॉल्व करने की जगह उसे सस्पेंडेड एनिमेशन में रखा गया है, यानी विधानसभा की कोई बैठक नहीं होगी, ना ही कोई फैसले लिए जाएंगे, लेकिन विधायकों की कुर्सी बरकरार रहेगी। इसका एक मतलब यह भी है कि अभी भी विधायक दल का नेता चुने जाने की संभावना है। लेकिन यह संभावना उपजी कैसे? दरअसल आपको मालूम ही है कि 9 फरवरी को सूबे के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देने की वजह उन्हें भनक लग गई थी कि 10 फरवरी को विधानसभा में जो अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है जिसमें उनकी ही पार्टी भाजपा के कुछ विधायक उनके खिलाफ वोट करने वाले हैं। इस वजह से उन्होंने एक दिन पहले ही अपनी कुर्सी छोड़ने का फैसला लिया था दिल्ली में मुलाकात के बाद। उनके इस्तीफे के बाद अगला मुख्यमंत्री खोजने की कोशिशें शुरू हुई। सांसद संबित पात्रा ने राज्य के नेताओं के साथ मीटिंग की। इन मीटिंग्स में क्या हुआ बता रहे हैं साथी पत्रकार। मणिपुर कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं केशाम मेघचंद्र ने उन्होंने दावा किया कि बीजेपी में एक क्राइसिस है, लीडरशिप की क्राइसिस है। इसको हवा कैसे मिलती है? संबित पात्रा जो नॉर्थ ईस्ट के इंचार्ज हैं भारतीय जनता पार्टी ने, वो राज्यपाल अजय भल्ला से 3 बार मिले, यानी राष्ट्रपति शासन घोषित होने के पहले 3 बार। और इसके अलावा वो राज्य के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनसे भी वो 2 बार मिल लिए, लेकिन इनमें कोई कंसेंसस नहीं बन पाया। शारदा देवी की बात कर रहे हैं, 3 बार मिले, कोई कंसेंसस नहीं बना। इसके अलावा कुछ एमएलएस के नाम सामने आ रहे हैं जिनसे लगातार संबित पात्रा ने मीटिंग्स की। इन एमएलए के नाम हैं स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर बसंत कुमार सिंह, एनपीएफ के मणिपुर यूनिट के प्रेसिडेंट अवांगबो नेवमाई और जदयू के एमएलए नसीर। इसके अलावा बीजेपी एमएलए जो वाई खेमचंद हैं, बसंत कुमार का नाम हमने बता ही दिया, राधेश्याम, श्याम कुमार और दिंगालुंग गांगमेई। इनके अलावा जो एनपीएफ के भी एमएलए हैं अवांगबो नेवमाई और लोसी दिखो।
इनके साथ भी संबित पात्रा ने मीटिंग की और कोई कंसेंसस नहीं बना। बीजेपी के एक सीनियर लीडर है इम्फाल के, वो बताते हैं कि कुछ ही दिनों में कुछ एमएलएस के साथ सीनियर लीडरशिप की, बीजेपी की सेंट्रल सीनियर लीडरशिप की भी मीटिंग हो सकती है। ज़्यादा चांसेस हैं कि ये मीटिंग दिल्ली में हो, तब किसी नाम पे सहमति बनाने पर विचार किया जाएगा। फिर सूत्रों ने बताया कि बात पक्की नहीं हुई तो विधानसभा को सस्पेंड करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो तमाम खोजबीन के बाद जब किसी नाम पर सहमति नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन लगा। लेकिन लगा क्यों? क्योंकि बीरेन सिंह मैतेई समुदाय में एक जाना पहचाना, एक कमोबेश स्वीकृत नाम है। क्यों? क्योंकि वो बीरेन सिंह की सरकार थी जिसमें मैतेई को आरक्षण देने का काम शुरू किया गया। और बीरेन सिंह की सरकार थी जिसमें वॉर ऑन ड्रग्स शुरू हुआ, अफीम के खेत जलाए गए, जिससे कुकी समुदाय को टारगेट करने की कोशिश हुई, ऐसा कहा गया। बीरेन सिंह के समय ही जंगलों में बेदखली अभियान चलाया गया, अवैध बताकर लोगों को निकाला गया, इससे भी कुकी समुदाय नाराज हुआ। बीरेन सिंह के समय ही राज्य सरकार ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, यानी राज्य सरकार, केंद्र सरकार और उग्रवादी गुटों के बीच जो एक त्रिशंकु संधि हुई थी जिसमें कोई एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा, इससे हाथ खींच लिए थे। तो बीरेन सिंह कम से कम इन स्टेप्स की वजह से वो एक ग्रिप बना ली थी उन्होंने मैतेई समुदाय के ऊपर। तो अब मणिपुर में जो भी सीएम आएगा या आएगा नहीं आएगा वो अलग कहानी है, जो सीएम आएगा उसकी स्वीकार्यता इतनी ही होनी चाहिए जितनी बीरेन सिंह की रही तमाम वजहों से, या स्वीकार्यता हो और या वो बीरेन सिंह के खेमे से हो, ऐसा सूत्र बताते हैं। राष्ट्रपति शासन पर नेताओं की प्रतिक्रियाएं आई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, मोदी जी, केंद्र और राज्य में आपकी सरकार है, आपने अपनी ही पार्टी की सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने का आदेश दे दिया। ये स्वीकारोक्ति है कि कैसे आपने मणिपुर के लोगों को फेल किया। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी कहा, उन्होंने लिखा कि राष्ट्रपति शासन लगाना इस बात की कबूलियत है कि आप मणिपुर की सत्ता संभालने में असफल रहे। इसके अलावा विपक्ष और पक्ष की क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, उन्हें भी सुनते हैं। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहां गए नहीं हैं, गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। राष्ट्रपति शासन लागू करना एक और कदम है, अच्छा कदम है, पर वास्तविक था, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अभी क्या होगा हम कह नहीं सकते, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी की राजनीति के कारण ये सब मुसीबतें लोगों को सहना पड़ रहा है। मणिपुर का भी जो समस्या है उसका जड़ में हाथ लगाया हमारे सरकार ने, अब वो भी समाधान हो जाएगा 1-2 साल में और वो भी शांति हो जाएगी। इस मसले पर मैतेई और कुकी संगठनों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं। मैतेई समुदाय के संगठन कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर कमेटी, CCOME, कोकोमी जिसको कहते हैं, ने बयान जारी करके कहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने से स्थितियां और गंभीर हो सकती हैं। इससे केंद्र सरकार की मंशाओं पर सवाल उठता है। बलपूर्वक मुख्यमंत्री का इस्तीफा दिलवाना भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ उठाया गया कदम है। वहीं आदिवासी कुकी जो समुदाय के बीच काम कर रहे इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF के प्रवक्ता गिंजा वुलजोंग ने बयान जारी करके कहा है कि मुख्यमंत्री बदलने से अच्छा है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। कुकी समुदाय को मैतेई समुदाय के मुख्यमंत्री पर कोई भरोसा नहीं है। इस खबर में आगे आने वाले अपडेट्स पर लल्लन टॉप की नजर बनी रहेगी। अब सुर्खियों की ओर बढ़ते हैं। पहली सुर्खी में बात देश के एक बैंक की। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने एक सहकारी बैंक न्यू कोऑपरेटिव बैंक पर बैन लगा दिया है। बैन लगने के बाद अब ना तो बैंक अपने कस्टमर्स को लोन दे सकता है, ना ही कोई कस्टमर डिपॉजिट किए गए पैसे निकाल सकता है। ये बैन 13 फरवरी 2025 से अगले 6 महीनों तक लागू रहेगा। जैसे ही ये जानकारी अकाउंट होल्डर्स तक पहुंची, बड़ी संख्या में लोग मुंबई के अंधेरी इलाके में बैंक की विजयनगर शाखा के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंक पिछले 2 साल से घाटे में चल रहा था। मार्च 2024 में बैंक को 22 करोड़ 78 लाख रुपए का घाटा हुआ, जबकि 2023 में यह घाटा 30 करोड़ 75 लाख रुपए हो गया। जांच के दौरान बैंक पर अनियमितताओं के आरोप भी लगे। इस मामले को लेकर के RBI का कहना है कि यह फैसला बैंक की आर्थिक स्थिति को देख करके लिया गया है ताकि लोगों के पैसे सुरक्षित रहें और बैंक घाटे में न डूबे। बैंक 6 महीने के बाद दोबारा अपने फैसले को रिव्यू करेगा। अगर हालत में सुधार नहीं होता है तो ये बैन आगे भी बढ़ाया जा सकता है। मेरा तो पूरी मेरी आमदनी शुरुआत से एंड तक पूरी आमदनी इसमें ही है। अभी मैं किधर जाऊं तो किधर जाऊं, निकालना हो तो पैसा किसे निकालूं। 60-70 लाख के आसपास FD रहेगा पूरा जीवन का। इतना पूरा जीवन का FD है, इतना पूरा एक साथ में झटका देते हैं लोग।
वैसा बहुत दुख हुआ है। मतलब बैंक के ऊपर भी भरोसा भी करना रह गया, बंद हो गया। कितने दिन से तो हम लोग डाल रहे थे, निकाल रहे थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं लग रहा था, लेकिन ये अचानक हो गया। मेरा परसों ही 20,000 मैंने डाल दिया है। वो तो आज ही पता चला, हमारा कैश निकालना है तब पता चला कि भाई ऐसा प्रॉब्लम है सर। अगली सुर्खी में बात यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया से जुड़ी हुई, जो अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को लेकर के उनके खिलाफ अपील करने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने कोर्ट से इस मामले में राहत की मांग की है। इलाहाबादिया की ओर से वकील अभिनव चंद्रचूड़ पेश हुए। उनका एक परिचय ये भी है कि वो पूर्व सीजेआई धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ के बेटे हैं। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की और अब सुप्रीम कोर्ट में। बहरहाल रणवीर इलाहाबादिया का मैटर सीजेआई संजीव खन्ना के सामने लिस्ट हुआ। मांग की गई कि तमाम प्रदेशों में हुई एफआईआर को क्लब कर दिया जाए। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने पॉडकास्टर को कोई राहत नहीं दी। सीजेआई ने कहा कि याचिका के लिए पहले ही तारीख दे दी गई है। इसके बाद वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने आशंका जताई कि असम पुलिस की ओर से बलपूर्वक कार्रवाई की जा सकती है, इसलिए उन्होंने अग्रिम जमानत की भी मांग की। सीजेआई ने कहा कि वो मौखिक रूप से केस मेंशन करने की अनुमति नहीं देते। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की लिस्टिंग की तारीख तय कर दी गई है। इसके बाद सीजेआई ने इस मामले को लेकर के कुछ नहीं कहा। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।